ओम शांति। मीठे मीठे बाबा की यादों के साथ साथ ये अगस्त मास हमारी दादी प्रकाश मणि जी के स्मृति का मास है। जब इस मास की शुरुआत हो रही थी तो मैं दादी जी की 11वीं पुस्तक तैयार कर रहा था। 11वीं स्मृति दिवस हम इस वर्ष को मनाएंगे और हर साल दादी जी के स्मृति दिवस पर एक छोटी सी किताब बनाने का सौभाग्य मुझे मिलता है। तो इस बार प्रिंटिंग डिपार्टमेंट से कहा कि 4 पेज का मैटर और चाहिए, आप अपना अनुभव भी लिखो दादी के साथ का। तो उसमें अभी आप सबको गिफ्ट मिलेगी, अभी तो मिली नहीं है ना, मिलेगी। उसमें दादी जी के अंग संग के कुछ अनुभव मैंने लिखे हैं, क्योंकि 35 साल 72 से 2007 तक दादी जी के बहुत समीप अंग संग सेवा करने का सौभाग्य मिला। छोटी उम्र में आए, एक एक चीज़ दीदी दादी ने सिखाई। ऐसी कई कहानियाँ हैं जो बहुत आप कहेंगे दादी ये करती भी थी क्या, ऐसी सेवा भी करती थी। तो दादी जी ने हमारे साथ बहुत सी सेवाएं खुद की और हम सबको सिखाई। एक वो दृश्य अभी अभी सामने आया, पांडव भवन में सभी चारपाई निवाड़ की थी। निवाड़ समझते हैं, निवाड़ की चारपाइयाँ अभी हैं लेकिन वो नैलान वाली निवाड़ है, और उस समय सूती निवाड़ थी और सूती निवाड़ की चारपाइयाँ ही होती थी, पलंग नहीं थे, लकड़ी के नहीं थे। बाबा का भी अभी भी वही सूती निवाड़ वाला पलंग है कमरे में, अभी शायद चेंज किया हो पता नहीं है, लेकिन वही है। बरसात के दिनों में बहुत अधिक बरसात फागी वहाँ होती माउंट में, तो आप समझते हो जब वो निवाड़ गीली हो जाती है तो उसमें खटमल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, छोटे छोटे। तो ये एक हर साल का एक नियम बना हुआ था कि जब बरसात सितंबर में पूरी हो तो सब निवाड़ चारपाई से उतारनी है और सबको धुलाई करनी है। बहुत गरम गरम पानी में सोडा में डाल करके हम सभी उसको पहले धुलाई करते थे, फिर सुखाते थे और फिर उसके गोले बना करके चारपाई बनाते थे। तो वो दृश्य मुझे याद आया कि ये जो शांति स्तंभ के बाजू में जगह है, चारपाई एक दिन बनानी थी, भाई कम थे, तो दादी मेरे कहती तुम अकेले कैसे बनाएगा, तुम एक तरफ खड़ा हो जाए, एक तरफ मैं खड़ा होती हूँ। तो दादी उस समय तो यंग थी, बहुत मजबूत भी थी, तो कहती थी क्या ढीला ढीला खींचता है, जोर से खींचो, टाइट होनी चाहिए एकदम। तो चारपाइयाँ बनाने में भी दादी ने हमें सिखाया और साथ साथ खींचती थी, एक तरफ वो खींचती थी, एक तरफ मैं खींचता था। कई ऐसे कार्य जो आजकल कहती है तो बहुत छोटा काम है, लेकिन दादी जी कहती कम थी और करके सिखाती ज़्यादा थी। मैंने शायद बताया था कि उस समय अनाज जो आता था उसको उठाने के लिए मजदूर नहीं होते थे और गेहूं की हर वर्ष धुलाई ज़रूर होती थी।
बिना धुलाई किया हो गेहूँ नहीं पीसा जाता था। बिनाई करने के साथ साथ धुलाई करते थे, और धुलाई करके 1-2 दिन शांति स्तंभ पर फैला देते थे सुखाने के लिए। दादी को तो बहुत ध्यान रहता था कहीं बरसात ना आ जाए। बादल भी अगर आ गए तो दादी की नींद फिटी और सबको कहेगी अभी रात को ही सब आओ, घंटी बजवा देती थी। 1 बजे 2 बजे हम लोग सब भाग भाग करके आते थे और दादी वहीं खड़ी होती थी खुरपा लेकर के, बोरी में भरो, बोरी फैलाओ, हम डालते हैं। तो बोरियां भरते थे दादी के साथ, गेहूँ उठाती थी, फिर सिर पर कहती थी रखो पीठ पर, जाओ भी कमरे में रख के आओ। तो दादी जी के साथ स्थूल सेवाओं का भी बहुत अच्छा उमंग उत्साह था, कराने का भी करने का भी। ऑलराउंडर हर बात में। जब पत्थर उठाते थे, ओम शांति भवन बना, वहाँ बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, तो एक तोड़ते थे कुछ भाई हथौड़े लेकर के, और दादी खुद आगे आगे पहुँच जाती थी, लगाओ लाइन, एक के हाथ में दूसरा, दूसरे के हाथ में तीसरा। मजदूर कम थे, कोई थे, तो हम सब पत्थर तोड़ते और तोड़ करके बाहर करने के लिए, हटाने के लिए, चाल को साफ करने के लिए सब मिल करके दादी के साथ पत्थर उठाते थे। प्यार भी इतना ही करती थी। फिर पत्थर अगर उठाए हैं तो उसी समय कहेगी लाओ अभी पकौड़ा बना के ले आओ, बोली आवाज़ करेगी हाल से ही माइक पर, जाओ अभी पकौड़ा अभी बना के ले आओ, अच्छा आज गरम गरम हलवा बना के ले आओ, भाई लोग बहनें इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इनको अभी दादी अपने हाथ से खिलाएगी। और जब काम पूरा हो जाता था तो कभी बरसात ज़ोर से अगर आ गई तो कहती थी चलो सब अभी चलते हैं, भीग करके आते हैं खूब। तो दादी के साथ फिर नक्की लेक का अगर राउंड लगाया, 10-12 बहनें 10-12 भाई खूब भीगते थे, और भीग करके फिर रास्ते से कहती थी एक दौड़ करके जाओ, उसमें मोबाइल तो थे नहीं, एक भाई दौड़ लगाओ और दौड़ लगा के जाओ, म्यूजियम में बोलो दादी आ रही है, पकौड़ा भी अभी बनने चाहिए, भीग करके आ रहे हैं सब। तो क्या रौनक होगी आप समझ सकते हो। दादी का आर्डर हुआ, आधे नक्की लेक से एक भाई को दौड़ा दिया और वहाँ पर पकौड़े की तैयारी हो गई। हम सब पहुँचे, पिकनिक किया, पकौड़े खाए साथ में, और फिर चलो चलो वापस चलो, अभी सब कपड़े वपड़े चेंज करो सब, फिर योग करेंगे। तो स्थूल सेवाएं, पालना, उनका प्यार, उनकी निजी धारणाएं। ब्रह्मा बाबा ने दादी को नाम दिया कुमारका, शिव बाबा ने नाम दिया प्रकाशमणि, और लौकिक बाप से नाम मिला था रामा। 3 नाम थे दादी के। और रामा की 3 बहनें थी लौकिक में, शायद जानते हो आप सब। सबसे बड़ी बहन का नाम था किस्नी दादी, वो रहती थी बिहार में पटना में, वहीं शरीर छोड़ा। और उनकी एक बेटी थी, उन 2 बहनों की शादी हो गई थी, तो उनकी बेटी अभी भी है कुलाबा में, मिमलू हम सब प्यार से कहते हैं, वैसे मोहिनी नाम है। तो किस्नी दादी की मिमलू, और सती दादी जो बॉम्बे में रहती थी उसकी कुंज, वो पटना में दादी किस्नी दादी के साथ, दोनों की एक बेटियां थी। कुंज दादी पटना को, बिहार को संभाला, पूरे ईस्टर्न जोन को बाद में संभाला, और मोहिनी बहन अभी भी कुलाबा में रह के सेवाएं दे रही हैं। दादियाँ तो सब एडवांस पार्टी में गई। जब बाबा के पास ये आई दादी, कुमारका दादी, तो 13-14 साल की थी, और मम्मा के साथ ही एक ही बेंच पर पढ़ती थी, बिल्कुल साथ दोस्ती, सहेलियाँ थीं। तो दोनों साथ बाबा के पास आई, और उस समय फैशन बहुत था सिंध में, तो बाबा ने इनको थोड़ा फैशन में देखा, बहनों को, कुमारियों को, तो अपने पास ऐसे बुलाया, क्योंकि दादी को आते ही बाबा से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ था, खेलते हुए छोटा बाल गोपाल देखा था। तो दादी को बुलाया,
तुम इधर आओ, तुमने ये जो फैशन किया है, तुमको शादी किससे करनी है? पीताम्बरी से करनी है या पैंट सूट वाले से करनी है? बहुत प्यार से शिक्षाएं दी और दादी ने एक धक से बाबा ने कहा और रियलाइज़ किया, और पूरा फैशन सब बहनों ने छोड़ दिया जितनी भी थी। समर्पित हुई तो दादी जी को ही बाबा ने ओम मंडली, मम्मा के साथ दादी को भी ओम मंडली की जवाबदारी सौंपी। और दादी को प्यार से मुन्नी मम्मा ही कहते थे, छोटी मम्मा। तो बड़े प्यार से सबकी संभाल करना और हर बात में ऑलराउंडर, लेक्चर देना हो, क्लास कराना हो, मुरली सुनानी हो, तो दादी सब बातों में ऑलराउंडर थी। फिर जब इंडिया में, भारत में सेवाएं शुरू हुई तो बाबा ने दादी को भी पटना में ही भेजा सेवा के लिए। बहुत दिन वहाँ बिहार में रह के सेवा की। वहाँ पर एक थोड़ा बड़े परिवार के भाई थे, राजाई घराने के, वो थोड़ा सा बंधन डालते थे। दादी से बहुत विशेष प्यार था उनका। बड़ी मुश्किल से दादी को बाबा ने वहाँ से मुक्त करके फिर बॉम्बे में भेज दिया। पहले पहले जब जापान की सेवाएं शुरू हुई, 52 में पहला निमंत्रण जब जापान से मिला, तभी दादी जी के साथ रतनमणि दादी और दादा आनंद किशोर को, त्रिमूर्ति को बाबा ने जापान, हांगकांग की सेवा में भेजा। और 1 साल वहाँ रह कर के दादी जी ने जो सेवाएं की विदेश में, वहाँ से पूरा स्टीमर चित्रों का बना के ले आई। झाड़, त्रिमूर्ति, गोला, उस समय यही चित्र 3-4 थे। तो इन चित्रों को खूब छपाया, हजारों में छपा लिया। और कुछ वहाँ से नहीं लाई, लेकिन एक स्टीमर भर करके पूरे चित्र ले आई। बाबा बहुत खुश हुए, और जब आई तो बाबा ने इनको गिन्नियों का हार पहना के स्वागत किया कि इतनी सेवा करके मेरी बच्ची आई हैं। तो बहुत प्यार से बाबा ने उस समय इनकी सेवा से स्वागत किया, और फिर दादियों को सेवा का चांस दिया कि जाओ ये चित्र लो और अभी खूब सेंटर्स खोलो। 1 साल दादी उस समय हांगकांग और जापान में रही थी। पहली बार विदेश गई थी सेवा में। उसके बाद सेवाओं के क्षेत्र में दादी जी का विशेष पार्ट रहा, और जैसा नाम था कुमार का, कौमार्य स्थिति, संपूर्ण पवित्र स्थिति क्या होती है, दादी जी के चलन से, चेहरे से रूहानियत, रुहाब झलकता था। बहुत ऊंची पर्सनालिटी में अपने नशे में रहती थी, कोई की भी आँख न जाए। तो कौमार्य स्थिति होने के कारण उनको कुमारका कहा। और जब कुमार बहुत आए इस संगठन के बीच में, तो कुमार सब दादी को कहते थे ये कुमारों की कुमारिका है। बहुत प्यार से दादी जब क्लास कराती थी, भट्टी के अंदर जब क्लास होते थे, तो कुमारों की जिगरी महिमा करते थे। ये हमारे पांडव, ये हमारे महावीर, ये हमारे, एकदम नशे में चढ़ा देती थी। और फिर धीरे से कांच के कान खींच लेते। कोई शिक्षा देनी हो, कोई भी बात कहनी हो, तो पहले आधा घंटे तक तो उनकी विशेषताएं क्लास में सुनानी है, फिर थोड़ी सी बात कह दिया। एक दिन की बात सुनाता हूँ, सुना होगा, कई बार हमने सुनाई है बातें। ये यहाँ पर उस समय कोयले पर खाना बनता था पांडव भवन में। विशेष पांडव भवन ही था और कोई स्थान थे ही नहीं। और कोयले के लिए एक हमारे भाई थे खन्ना जी, गुरुमुख दादा और खन्ना जी की जोड़ी थी। और वो दोनों पहले कोयले वाली ट्रेन चलाते थे, इंजन कोयले वाली ट्रेन चलती थी ना, बाद में डीजल निकला, अभी तो बिजली आ गई। लेकिन वो कोयले की ट्रेन के ड्राइवर थे दोनों, और बड़े दोस्त थे और ज्ञान में आ गए, और दोनों ही सरेंडर हो गए। पांडव भवन में बहुत सेवाएं की। गुरुमुख दादा भी खूब सेवाएं करता था, और खन्ना जी की तो बात है, इतनी अथक सेवाधारी। वो जितने कोयले बनते थे ना, कोयले के गोले, अभी आप समझेंगे कोयले के गोले क्या होते हैं।
तो हमारे पास मधुबन में बैल थे, गाय थी, पांडव भवन में कोने में बांधते थे। उनका गोबर ले आते थे और कोयले को छान करके उसका जो चूरा होता है, गोबर में वो चूरा मिला करके इतने बड़े बड़े गोले बनाते थे। ब्रह्मा बाबा भी साकार में बनाते थे, बड़े नशे से बनाते थे। और कभी कोई आ जाता था तो बाबा कहता बच्चे आने दो। बनाते हुए बाबा ऐसे गोले को उछालते थे और कहते देखो श्री कृष्ण के हाथ में विश्व का गोला है। वो कोयले के गोले को ऐसे दिखाते थे। तो जब अपने खन्ना जी कोयला छान के तैयार करते थे तो हम सब आ जाते थे, भाई और बहनें सब। फिर कोयला मिला करके गोबर के साथ पानी डाल करके इतने बड़े बड़े गोले बनाते थे और उसी कोयले के ही गोले से सारे बॉयलर मधुबन के जलते थे। अभी तो लकड़ियाँ हैं, अभी चूल्हे बन गए मिट्टी के तेल के, उसके कई प्रकार के साधन आ गए। लेकिन उस समय जो हम पानी गर्म करते थे, थोड़ी लकड़ी जलाई और उसके ऊपर 4-5-6 गोला ऐसे रख दिए तो कोयला होने के कारण वो इतनी तेज़ आग हो जाती थी जो फटाफट पानी गर्म हो जाता था। बहुत साल तक हम लोगों ने गोले बनाए। और फिर उसके बाद एक दिन क्या हुआ, दादी ने खन्ना जी को बोला कोयला बहुत चाहिए, तुम जाओ एक बार धनबाद में, बोकारो के पास धनबाद है ना बिहार में, अभी तो झारखंड में है, बहुत कोयले की खाने हैं वहाँ पर। तो खन्ना जी और गुरमुख दादा को भेजा कि तुमको पता है वहाँ खाने हैं, वहाँ से जाओ कोयला ले आओ। तो एक पूरी ट्रेन कोयले की मालगाड़ी भर करके और वो ले आए वहाँ से। अब यहाँ आ तो गई और आई ऐसे समय पर जो यहाँ मज़दूरों की बिल्कुल छुट्टियाँ थी। मार्च होली का महीना था और होली में राजस्थान में मज़दूर नहीं होते, सब भाग जाते अपने अपने घरों में, मिलते नहीं हैं। तो दादी जी ने बड़े प्यार से मधुबन वालों को बुलाया क्लास के बीच में, मुरली सुनाते सुनाते कहती आज एक कहानी सुनाती हूँ। तो सब कहानी तो बड़े प्यार से सुनते हैं ना। कहती है एक कहानी मैंने पढ़ी थी, एक हनुमान जी थे और हनुमान जी को जब लक्ष्मण को बाण लग गया तो वैद्य ने कहा अगर रातों रात कोई हिमालय से संजीवनी बूटी लेकर के आए तो लक्ष्मण जी जागृत हो सकते हैं, अगर सवेरा हो गया तो इनको जगाना, इनको सुरजीत करना बहुत मुश्किल है। तो दादी जी ने वो लक्ष्मण जी की और हनुमान जी की कहानी सुनाते सुनाते बोला एक हनुमान, और वो रातों रात वहाँ से लंका से साउथ से उड़ा और एकदम नॉर्थ हिमालय पर आ गया उड़ करके, और देखा वहाँ संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाया, सब एक जैसी बूटियाँ रावण ने कर दी। तो उसने सोचा चलो ले तो जाना ही है, तो सारे पहाड़ को ही हाथ पर उठा लिया और हाथ पर उठाया, वहाँ से उड़ा और उड़ करके रातों रात उसी रात वहीं पहुँच गया जा करके। और लक्ष्मण जी सुबह सुबह सुरजीत हो गए, दवाई मिल गई संजीवनी बूटी। एक हनुमान इतना महावीर, और हमारे पास तो इतने हनुमान बैठे हुए हैं, इतने सब महावीर पवन पूत, और एक ट्रेन आई है छोटी सी कोयले की। बड़े प्यार से उमंग दिलाया और कहा चलो चलो हम सब चलते हैं, कोयला खाली करके आते। अगर नहीं खाली करते हो तो थोड़ी पेनल्टी लगती। लेकिन वो सब उमंग भरा और एक ही ट्रक था और भोपाल भाई चलाते थे ट्रक, उस समय यही ड्राइवर थे उस समय ट्रक के। बाद में दादा देव शरण आए, उनको फिर ट्रक मिली, लेकिन भोपाल भाई के पास एक ट्रक थे, उसका भी नाम हाथी रखा था, हाथी। तो उस हाथी को फिर लाए नीचे और फिर भर भर के कोयला नीचे से ऊपर, नीचे से, अभी भी है। तो वो कोयला पूरी रात दिन धो करके खाली करके ले आए और सब पांडव भवन में पहुंचा दिया, एक जगह भर दिया। तो दादी को बहुत प्यार आया, क्योंकि सबके हाथ मुंह कपड़े सब क्या हो जाए कोयले में, हैं काले काले। देखा दादी ने, अरे भाई हमारे पांडवों की ऐसी शक्ल हो गई, ऐसा हो गया। अच्छा तुम सब तैयार होकर के आओ, सब कपड़े बदलो, नहा धो के आओ, फिर एक सीक्रेट बताऊंगी।
सीक्रेट क्या होगी। तो दादी ने सबको जब तैयार होके आए शाम को, तो गुलजार दादी को बोलती है, आज स्पेशल बाबा को बोलो, पांडवों ने मेरी इतनी मेहनत की है, बाबा इनके साथ पिकनिक करने के लिए आवे। दादी तो यस करने वाली, हाँ जी। दादी जाके बैठ गई, बाबा आ गए। लेकिन पिकनिक के पहले बाबा ने क्या प्यार से शिक्षाएं देना शुरू की, महिमा किया, भाई हमारे पांडवों ने बहुत मेहनत की है। बाबा एक दृश्य देख रहे थे, जब बच्ची सवेरे सवेरे क्लास में बात सुना रही थी, तो मेरे 3 प्रकार के बच्चे बाबा ने देखा ऊपर से, वतन से। कई बच्चों को तो दादी की बातों में इतना उमंग सा आ गया, दादी कह रही है चलो अभी अभी चलते हैं। लेकिन दूसरे बच्चे जो ऐसे थे, सोचा मेरी तो तबीयत ठीक नहीं रहती है, मेरी आयु बड़ी है, और कोयले में तो और सांस फूल जाएगी, धुआं हो जाएगा, मतलब तबीयत बिगड़ जाएगी। तो दूसरे तो थे जो कोई कारण से संकल्प कर रहे थे कि ये तो मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन तीसरे ऐसे थे जो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन दूसरों कहते थे दादी को क्या हुआ है, 2-4 दिन में कितनी पेनल्टी आ जाएगी, ये काम हम लोगों का थोड़ी है, आ जाएंगे मजदूर, उठा लिया जाएगा। तो खुद में भी उमंग उत्साह नहीं था और दूसरों के उमंग उत्साह को कम कर रहे थे। तो बाबा ने बड़े प्यार से शिक्षा दी कि बच्चों को याद रखना चाहिए कि अगर मान लो आप में कोई उमंग उत्साह नहीं है और दूसरे के उमंग उत्साह, कम उमंग उत्साह वाले को अगर आप उमंग बढ़ा दो, उसमें 14 आने हैं, आप 2 आना और बढ़ा दो, 16 आना हो जाए, तो 2 आना तो आपके हिस्से में आ जाएगा ना। नहीं करो भले, लेकिन दूसरे का जरूर बढ़ाओ। बाबा ने ये शिक्षा दी। कई खुद भी नहीं करते और दूसरों को भी करने नहीं देते। सेवा के क्षेत्र में आप देखेंगे ना, खुद भी नहीं करेंगे और दूसरों को भी 10 बातें उसकी सुना करके उसके उमंग उत्साह को कम कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा बोझ चढ़ता है। बाबा ने कहा बहुत बड़ा हिसाब बनता है। जिन बच्चों ने उमंग उत्साह दिखाया उनको तो बाबा बधाई देते हैं, और जो बीमार होते हैं उनको भी छोड़ देते हैं। लेकिन जिन्होंने दूसरों का उमंग उत्साह कम किया है, वो सदा आगे के लिए ध्यान रखना कि अगर मेरे अंदर नहीं है कोई बात नहीं, मैं न करूं, लेकिन दूसरा अगर कर सकता है तो उसको प्रोत्साहित करूं, उमंग उत्साह बढ़ाऊं। तो ऐसे बाबा ने बड़ी प्यार से पहले मुरली चलाई और उसके बाद फिर साथ में अपने हाथ से सबको मुंह में टोली खिलाई, सबको खिलाई। बाबा के पास तो भेद नहीं था। पहले जिन्होंने सेवा की थी वो आए, उसके बाद दूसरे आए, तीसरे आए, सबको बाबा ने फिर टोली खिलाई, पिकनिक किया। बहुत रमणीकता से वातावरण बन गया। तो ऐसे मैंने दादी जी के उमंग को, उत्साह को बहुत नज़दीक से देखा और बहुत गहराई से हर बात का। इतनी तीव्र बुद्धि थी। तीव्र बुद्धि का मैं आपको मिसाल बताता हूँ। दादी कहती थी जितनी डिपार्टमेंट हैं वो सब डिपार्टमेंट वाले साल में एक बार अपना टोटल क्या क्या हमारे पास है, क्या मुझे चाहिए और कितना मैंने खर्चा किया, वो सब लिख करके लाओ। हर डिपार्टमेंट को कहते थे। तो एक दिन सिलाई डिपार्टमेंट की रिपोर्ट, मैं बैठता था दादी के साथ, सिलाई डिपार्टमेंट वालों से मंगाया और देखते ही कहती है इसमें आप लोगों ने गलतियां की हैं। दादी को पता है तुम्हारे पास इतनी बटन थी, दादी को पता है तुम्हारे पास इतनी सुइयां थी, कहाँ गई? एक एक बात माना, बटन और सुई भी इस डिपार्टमेंट में कितनी हैं उसका भी उनको ज्ञान था। एक भी डिपार्टमेंट ऐसी छिपा करके नहीं रह सकती थी कि जो कहे कि हमारे पास ये कम है, ये मंगा दो। इकोनॉमी थी, बड़ी दिल भी थी। कहती थी, हर साल हमको बुला के कहती थी सब सेंटर्स को लिखो, कम से कम 6 मास का स्टॉक होना चाहिए, और उसमें छोटी छोटी चीज़ें, माचिस ज़रूर होनी चाहिए, मोमबत्ती होनी चाहिए, मिट्टी का तेल होना चाहिए,
पानी का प्रबंध होना चाहिए। ऐसे करके एक एक बात याद करते थे, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। हर एक सेंटर पर कभी भी कोई परिस्थिति आ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, कर्फ्यू लग जाए, तो सबको प्यार से कम भोजन खिला सको और खा सको, किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। तो दादी का एक ये रहता था कि स्टॉक होना चाहिए सबके पास, मधुबन में भी होना चाहिए। जो भी आए, जैसा भी इमरजेंसी हो, तो कभी ये न कहें ये चीज़ नहीं है। तो बड़ी दिल, फराक दिल सबके साथ होना चाहिए, लेकिन बहुत क्लियर होना चाहिए बड़ों से। छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हारे पास है, जितना है, वो स्पष्ट लिखो। और क्या बुद्धि थी, अगर कोई ने थोड़ी गलती की तो गलती पर ही ध्यान जाता, ये गलत है, दादी को पता है ये गलत है, इसको ठीक करके आओ। ऐसी थी बुद्धि दादी की, तीव्र बुद्धि। और जब दीदी अव्यक्त हुई, मैंने उस दिन शायद दीदी की कहानी के साथ ये बात सुनाई थी, तो दादी ने बहुत सेवाओं को कहाँ तक संभालेंगे, क्योंकि जानकी दादी को बाबा ने सेकंड बनाया, सह मुख्य प्रशासिका का टाइटल मिला, लेकिन दादी को कहा कि आपको तो लंदन में ही रहना है, वहाँ की विदेश की सेवाओं को आपको संभालना है। दादी के साथ फिर चंद्रमणि दादी, मनोहर दादी, शांतामणि दादी, इनको रख दिया, लेकिन दादी जानकी को नहीं आने दिया, बाबा ने ही, अव्यक्त बाबा ने। तो दादी, क्योंकि दादियाँ तो सब नई थी, और दीदी बहुत सारी अंदर की कारोबार देखती थी। अंदर की कारोबार में पत्र सबसे ज़्यादा आते हैं। बाबा के बाद दीदी ने पूरी जवाबदारी ली, जितने पत्र आएंगे उनका उत्तर जाना चाहिए। दीदी खुद बैठती थी 10 बजे तक, कोई दूसरा काम नहीं करना। दादियों की नाश्ते का टाइम 10 बजे के बाद, भोजन का टाइम 3 बजे के बाद, रात का भोजन 9 बजे के बाद, क्योंकि उनकी दिनचर्या ही ऐसी बनी हुई थी। जब तक सेवाएं पूरी नहीं होती तब तक नाश्ता नहीं करना। और हमें उनके साथ पाठ में जाने को मिला, क्योंकि अधिकतर सभी पत्रों का जवाब इनलैंड पड़ जाता था, और इनलैंड में एक तरफ छोटा पन्ना जो होता है वो खाली होता है, और एक तरफ जो बड़ा होता है, कहती थी आज की जो मुरली चली उसके प्रश्न उत्तर टाइप करके ले आओ। तो मैं टाइप करके ले जाता था, कार्बन कापियाँ निकालता था। उस समय फोटोस्टेट तो हमारे पास थी नहीं, तो हम कार्बन कापियाँ कभी 4 बार, कभी 5 बार, कभी 10 बार, 5 से ज़्यादा निकलते नहीं थे। कभी 40-50 पोस्ट अगर लिखनी हो तो सारा टाइम मैं पहले टाइप करता था, और फिर उसके बाद दूसरी साइड में पत्र का उत्तर होता था, बहुत शार्ट में। तो दीदी के साथ बैठने का चांस मिला था, इसलिए जब दीदी अव्यक्त हुई तो दादी ने कहा कि राजू बहुत पोस्ट आती है, दादी से नहीं पहुंचती, तुम कुछ करो। मैं क्या करूं दादी? तुम ये सारी पोस्ट ले जाओ, पढ़ो और इसका जवाब दो। अगर कुछ समझ में ना आए तो दादी से पूछना। तो मेरे को ये सेवा दिया। पहले दिन ही मैं इतनी सारी पोस्ट ईश्वर दादी ने उठा के मेरे को दे दिया। मैं जब लेके गया, पहला पत्र पढ़ा तो बहुत सारी प्रॉब्लम वाला था, बहुत सारी बातें थी। मैंने कहा ये मैं कैसे उत्तर दूंगा, मुझे नहीं समझ में आता है। मैं चुपचाप रख दिया, पोस्ट पढ़ी नहीं। हमने कहा अब नहीं पढ़ूंगा, देखूंगा जो होगा। शाम को दादी को नींद नहीं आई कि सुबह इसको पोस्ट दिया था, पढ़ा होगा, जवाब क्या दिया, दिया या नहीं दिया। कमरे में जाते ही कहती है मोहिनी उठो, राजू को फ़ोन लगाओ, बुलाओ उसको, अभी अभी बुलाओ। दादी कहती अभी तो सोया होगा। नहीं नहीं, 4 बज गए, भाई लोग 4 बजे उठ जाते हैं, बुलाओ। तो पहले दिन दादी ने बुलाया कमरे में ही, और सोफे पर बैठ गई, चाय मंगा लिया। कहती है चाय तुम पियो, हमारे साथ पियो। मैं तो छोटा था, लेकिन दादियों का आज्ञाकारी बहुत था। बैठ गया साथ में। क्या पढ़ा तुमने पत्र? दादी ऐसा पढ़ा जो मेरे को नहीं आता, क्या जवाब देना है इसका? सुनाओ क्या था। फिर मैंने थोड़ा सुनाया, ऐसे ऐसे इंटर कर लाइन लगा के गया था। और सुना, और क्या? मैंने कहा मैंने पढ़ा ही नहीं है। कहती अच्छा पढ़ो। फिर 4, 5, 6 पत्र पढ़ लिए। पहले बोले बैठ जाओ, लिखो। और सचमुच वो विद्या की देवी ऐसे आंख बंद कर लेते थे, और ऐसे जैसे निकलता था नाम एक एक का, टीचर्स का याद, एक एक स्थान का नाम याद, और लिखाना शुरू करती थी। 10-12 पत्र तो लिखाई देती थी, सब बातों का जवाब, हर प्रश्न का उत्तर,
जो जो बात हो रही। तो ऐसे करके दादी ने फिर रोज़ बुलाना शुरू कर दिया, सिस्टम बन गया। कमरे में जाना, शाम को 1 घंटा कम से कम 1.5 घंटा बैठना और सब पत्र लिखना, पूछना। ऐसे करके दादी के साथ बहुत अच्छा क्लोज संबंध हो गया। बार बार बैठना, उठना, बुलाना। कभी भी मैं बाहर नहीं जा सकता था। दादी अगर मधुबन में है तो मुझे छुट्टी नहीं बाहर जाने की। रहते थे साथ, पत्र लिखते थे। और धीरे धीरे सारी जवाबदारी आई। फिर दादी नीचे आ गई, शांतिवन बना। शांतिवन बनाने में तो बड़ी रुकावटें आई हैं, वो तो बड़ी कहानी है, वो सुनाऊंगा नहीं अभी। लेकिन शांतिवन के निमित्त हमारे भोपाल भाई बहुत, बाबा इसको सोने नहीं देता था। भोपाल भाई हम लोगों को कहता था, देखो दीदी दादी मना करती हैं, बाबा मुझे सोने नहीं देता है, क्या किया जाए। कहती बिल्कुल दूसरा भंडारा नहीं होना चाहिए, कोई नीचे नहीं जाएगा, कोई नहीं स्थान बनाना हमको, यही पांडव भवन बनाओ, यहाँ पर कोई स्थान मिले तो देखेंगे। और भोपाल भाई को तो पता नहीं क्या लगन लगी थी। वो आता था यहाँ पर, ये देख लिया एक मजदूरों से, कईयों से यहाँ से काम का बात करके, और रमेश भाई को पटा लिया। रमेश भाई ने हाँ कर दिया, ले लो। अब दादी ने बहुत प्यार से हम लोगों को कहा कि देखो भोपाल मानता नहीं है, तुम लोग जाओ। 4-5 भाइयों को बोला, मोहिनी बहन को बोला, तुम जाओ देखो ये कहाँ जे देख रहा है, ज़मीन कहाँ है। तो हम आए तो ये बरगद का झाड़ था और एक कुटिया जैसा कमरा बना हुआ था वहीं बाजू में ही। और भोपाल भाई ने वो स्थान को ले लिया, खरीद लिया था। तो हम और मोहिनी बहन सब आए। तो मोहिनी बहन ने ऐसे ही कहा कि ऐसा करो, अब आए हैं तो ऊपर कौन भोजन करेगा, क्योंकि भोजन का टाइम हो रहा है। आटा ये वो खरीद के ले आएंगे यहाँ से आबू रोड से, और यहीं पिकनिक करेंगे। अब पिकनिक करेंगे, साधन कुछ नहीं, स्थान कुछ नहीं। फिर लकड़ी की तो वो ईंटों को इकट्ठा किया, थोड़ा सा बनाया, और सब गोबर, इधर बहुत था गोबर रहता था, जानवर घूमते थे, इकट्ठा किया, गोबर जलाया और उसमें बैंगन भूने और आटा ले आए, उसमें बाटी बनाई और मिर्ची अर्ची सब ला करके आलू भून लिया, ये कर लिया, सब किया और बना के तैयार किया। हमने मोहिनी बहन को बोला भोग लगाओ, अभी बाबा को बिना खिलाए कैसे खाएंगे। जब भोग लगाया तो ऐसे गई और फिर वापस आ गई। कहती है आप लोगों ने क्या किया है, भोजन तो बढ़िया अच्छा बनाया है, बाबा के लिए भोजन में पानी क्यों नहीं रखा। बाबा कहता आज बच्चे पानी नहीं लाए। ऐसे बाबा एक एक बात का ध्यान खिंचवाता था। हर चीज़ जो खाओ जो पियो उसका भोग लगाओ। फिर कहती है दोबारा गई और वो बैंगन बिल्कुल नहीं खाती, बैंगन के नाम से चिढ़ती थी मोहिनी बहन। तो उसमें बैंगन का भरता था। कहती है बाबा को पता नहीं तुम लोग क्या बनाया बैंगन का भरता। कहता बच्चों ने बैंगन का भरता बड़ा अच्छा बनाया, मैं तो नहीं खाऊंगी, तुम लोग खाओ, ये काला बैंगन मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऐसे बड़े रमणीक दृश्य होते थे। पिकनिक हुई, खाया सबने। फिर यहाँ से देख दाख करके दादी को सुनाया, दादी स्थान तो अच्छा है, अच्छा है, लेना है क्या। दादी बहुत नॉर्मल होती, लेना है क्या। दादी लेना चाहिए थोड़ा थोड़ा। और ड्रामानुसार 90 में निर्भय भाई का जब ऑपरेशन हुआ ना, तो वहाँ की वो पता नहीं क्या प्रेरणा लेके आए, यहाँ हॉस्पिटल बनाना है, यहाँ हॉस्पिटल बनाना है। तो हॉस्पिटल जहाँ बना है ना, उसका उस स्थान को जब खरीदा था तो उसका नाम रखा था पावन धाम। और उस पावन धाम में दादी का लक्ष्य था कि यहाँ पर बहुत अच्छा एकोमोडेशन बना लेंगे। पांडव भवन छोटा पड़ने लगा तो एकोमोडेशन यहाँ बनाएंगे। और निर्भय भाई जी वहाँ के संकल्प लेके आए, मुझे तो यहीं पर बनाना है हॉस्पिटल। 88 की बात है, शायद 89 की। 90 के बाद हॉस्पिटल बनना शुरू हुआ। तो हॉस्पिटल बनाना, तो वहाँ पर साबुन फैक्ट्री थी, पाठक जी की जो यहाँ साबुन फैक्ट्री है ना, वहाँ ही थी। और वो वहीं साबुन बनाते थे, साबुन, सर्फ, सोडा, सब कुछ वहीं पर उनका चलता था। 2-3 कमरे थे, पाठक जी अकेले वहाँ रहते थे, जाके बनाते थे। तो निर्भय भाई ने जब संकल्प दिया कि यहाँ हॉस्पिटल बनेगा, तो साबुन फैक्ट्री कहाँ जाए। अब दादी को आया कि चलिए शांतिवन में जो लिया है ना, वहीं पर एक बना दो। अब शुरू हो गई साबुन फैक्ट्री यहाँ पर। वहाँ से उठी, वहाँ हॉस्पिटल बनने लगा, यहाँ साबुन फैक्ट्री बन गई।
और फिर एक बार संकल्प किया कि स्थान तो अच्छा है, बच्चे बहुत बढ़ गए, ओम शांति भवन भी छोटा पड़ गया। दादी जी को बड़ा आता था, सब बच्चे बाबा से एक साथ मिलने आए, कहाँ रहेंगे आप, वो तो सारा लेने के बाद भी एक साथ नहीं रह सकते। तो 94 में दादी ने कहा चलो एक मेला करेंगे बाबा का मेला। तो यहाँ पर मेला के लिए फिर एक ये महसाना है ना, सरला बहन शांति काका, उनको बोला तुम मेले में टेम्परेरी लेट्रिन बाथरूम बना दो, 200-400 बना दो, यहाँ पर इधर सारे लेट्रिन बाथरूम बना दो, और पूरा ही जितनी जगह ली है और ले लो थोड़ी बहुत, यहाँ सब पंडाल लगाओ, और पंडाल में जितने चाहे ब्राह्मणों को इकट्ठा बुलाते हैं और बाबा को पंडाल में बुलाएंगे। तो पहली बार बाबा को बुलाया और बाबा तो आए, बच्चों से मिले, लेकिन जाने के बाद दूसरे दिन इतनी जोर से आंधी आई, इतनी जोर से बरसात पड़ी, जो जितने टेंट थे ना सब उड़ गए, और बाथरूम भी गिर गए। वो दादी को नींद पिट गई, कमरे में वहाँ रहती, तो बिल्डिंग बना लिया था जहाँ दादी का भी कमरा है उधर ही, और हम लोग पाठी जी के साथ रहते थे वहीं पर, उसमें एक कमरा है, उसमें सब सो जाते थे, क्योंकि हमारी ड्यूटी थी पैसा गिनती करने की, जो आता है जो कुछ भी होता है सब सामान संभालने की, स्टॉक था हमारा वहाँ पैसे वगैरह का। तो हम वहाँ कमरे में 5-7 लोग सोते थे, और दादी वहाँ थी और कुछ भाई और मधुबन वाले। दादी की नींद पीटी, बुलाओ सब भाइयों को, सब भाइयों बुलाओ, ये कितने भाई बहनें भीग गए, सबके बिस्तर भीग गए, उठाओ सबको, कहीं छिपाओ कहीं रखो। फिर बाबा दूसरे दिन दूसरी बार आके कहते हैं, बच्चे ऐसा करो, बड़े बड़े हाल बना दो, शांतिवन बनना शुरू हो जाएगा, है? और बाबा के लिए सिर्फ स्टेज बना दो, बाबा आएगा स्टेज पर, फिर भले टेंट लगा लेना। बाबा ने डायरेक्शन दिया कि बाबा के लिए भले स्टेज बना दो, बाकी सब के लिए बड़े बड़े हाल बना लो। अब यहाँ पर हाल जो बने 110-120 लोगों का एक एक हाल, जो अभी सोते थे ना, अभी तो सब पार्टीशन कर दिया। बाबा की श्रीमत से वो बनने शुरू हो गए, यहाँ बने, और हाल बनने लगा। तो दादी ने 96 डायमंड जुबली वर्ष था हमारा, पहले से अनाउंस कर दिया कि इसका उद्घाटन बाबा ही करेगा। 1 महीना पहले यहाँ पर न कैंचियाँ पड़ी हैं, पीछे की कैंची सब पड़ी खाली थी, छत नहीं थी, टाइल्स नहीं थी, ऐसे ही कच्ची फर्श, लाओ सीमेंट अभी अभी डालो, रातों रात खड़े होकर के, इतना उमंग उत्साह भरती थी, फटाफट टेम्परेरी सब डाल दो। अभी वही चल रहा है फर्श, वहाँ पर कोई टाइल्स वाइल्स नहीं लगवाई, सब डाल दो फर्श, रातों रात डलवाई। और पीछे की 2-3 कैंचियाँ नहीं पड़ी तो और बाबा को बुला लिया उसी हाल में, डायमंड वर्ष 96 में। और बाबा आए, बाबा ने कहा अच्छा बच्चों ने बहुत अच्छा बनाया है, सब देखा, बाबा ने उद्घाटन कर दिया। और उसके बाद शांतिवन की सीजन शुरू होने लगी, बहुत बच्चे बढ़ गए, बहुत वृद्धि हुई। अभी तो कहाँ कितना विस्तार हो गया, अभी पांडव भवन उधर कोई जाना ही नहीं चाहता, सब इधर ही आते हैं। तो दादी जी के अंदर जो एक उमंग था, उत्साह था, और जो करने का लक्ष्य था, ऐसा भरती थी। एक दिन की बात सुनाता हूँ मैं आपको, जब ज्ञान सरोवर बना ना, उस समय सबको एक डायरेक्शन गया था कि हर एक को 1 रुपया रोज़ निकालना है ज्ञान सरोवर के लिए, हर सेंटर पर। और मास के शुरुआत में पूरे मास की भंडारी हर सेंटर की आनी चाहिए। तो भंडारी हर साल आती थी, हर मास में आती थी हर सेंटर की, और ज्ञान सरोवर बन रहा था। तो एक दिन एक बहन आई, और एक बहुत गरीब भोली माता जो सफाई का काम करती, बर्तन मांजती, झाड़ू लगाती, बाथरूम साफ करती, ऐसी माता गरीब थी, कभी मधुबन नहीं आई थी। तो उसको ये आया कि ज्ञान सरोवर बन रहा है, सब लोग अपना अपना सहयोग भेज रहे हैं, मैं भी कुछ करूं। तो उसने गुप्त रीति से पैसा इकट्ठा किया, और पैसा इकट्ठा करके जब बहनें आने वाली थी, वो खुद नहीं आई थी मधुबन, तो उसने एक छोटी अंगूठी खरीदी सोने की उस पैसे से। और पैसे से अंगूठी खरीद के चुपचाप लपेट के कागज़ की पुड़िया में अपनी टीचर बहन को दिया कि ज्ञान सरोवर बन रहा है, मेरी एक ईंट लगा देना। तो बहन ने बोला, ये गरीब माता क्या दे रही है पता नहीं। तो बोली, नहीं मैं तुम्हारी ईंट लगवा दूंगी। नहीं दीदी, मैंने बहुत मेहनत से पैसा कमाया, और ये ईंट के लिए मैं आपको दे रही हूँ। वो बेचारी लेके आ गई,
और वो जब टीचर लेके आई और दादी जी को दिया और समाचार सुनाया कि ऐसी गरीब माता है, मेहनत करती, मजदूरी करती, और उसने ज्ञान सरोवर के लिए ईंट दिया है, तो दादी को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। दादी गई, मुरली के बीच में खड़ी हो गई और अंगूठी निकाली और पहन लिया हाथ में। कहती ये ज्ञान सरोवर कैसे बन रहा है आपको पता है? ये हमारे गरीब गरीब बच्चे बाबा के, बिल्कुल भोले सच्चे बच्चे अपनी ईंट लगा रहे हैं। आपको ईंट दिखाई पे सबको। तो ऐसे दादी जी का जो प्यार था, स्नेह था, फिर उसको खूब टोलियाँ भेजी, सौगात भेजी, इतनी खातिरी किया कि जाओ उसको ये देना, इसको ये देना, इसको ये देना। तो ऐसे करके ज्ञान सरोवर बना, फिर शांति वन इतना बड़ा विस्तार से बना। और दादी धीरे धीरे 2003 के बाद, 2003 में मुझे अपनी तरफ से ही कहा जाओ तुम एक बार विदेश घूम के आओ। तो मुझे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी साइड में भेजा। उसमें शांताराम भाई जा रहा था कोई प्रोग्राम से, उसके संबंधी वहाँ थे, उसका भी निमंत्रण था। तो हम और जसवंत भाई और शांताराम तीनों को कहा तुम जाओ, टिकट बनाओ, एक बार घूम के आओ। मैंने जानकी दादी को फ़ोन किया, हमने कहा दादी मुझे ऑस्ट्रेलिया भेज रही है, मेरे अंदर तो संकल्प है कि जहाँ हिंदी वाले वहाँ मैं आऊँ, मेरे को इंग्लिश नहीं आती। तो दादी वहाँ से फ़ोन पर कहती इंग्लिश तो मेरे को भी नहीं आती, मैं भी कहीं नहीं जाऊँ। दादी जो कहती है उसमें कल्याण होता है, तुम जाओ, दादी की तरफ से दादी कह रही है हो के आओ, सेवा बहुत होगी। और दादी ने वहाँ से एक ईमेल करवा दिया कि राजू भाई जहाँ जाएगा वहाँ इंडियन भोजन और दूसरा इसके साथ ट्रांसलेशन करने वाला एक भाई दे देना। तो सब स्थानों पर जहाँ मैं जाता था, क्लास कराता था, तो सब जगह इंटरप्रेटर मिल जाते थे, ट्रांसलेशन कर लेते थे। एक रिट्रीट सेंटर पर गया, वहाँ सारे के सारे अंग्रेज, और वो सारे अंग्रेज जो हैं बिल्कुल हिंदी तो जानते नहीं थे, थोड़ी बहुत मैं भी इंग्लिश बोलता था उनसे, लेकिन उनको ये नशा था कि राजू भाई मुरली वाला मेरे पास आया है, अब मेरे पीछे लगे, तुमको यहाँ पर इंग्लिश मुरली सुनानी है। मैंने कहा भाई मेरे को इंग्लिश नहीं आती है। नहीं कुछ भी हो, बाबा आपसे बुलवाएगा ना। इंग्लिश में थोड़ा बहुत मेरे को बोला और इंग्लिश मुरली मेरे कमरे में रख के चले गए। अब मैं बाबा को याद करूँ, मेरे को धड़कन भी हो, मैं इंग्लिश मुरली कैसे सुनाऊँ। फिर मैं हिंदी और इंग्लिश थोड़ा मिलाई, पढ़ करके, और मैं वहाँ पर उनके बीच में गया और बाबा को याद किया, बाबा अभी हमारी परीक्षा है और आपकी मुरली है, मैं सुना रहा हूँ। और इंग्लिश मुरली मैंने सीधा इंग्लिश में पढ़ दिया और उनको इतनी अच्छी लगी, पता नहीं क्या अच्छा बाबा ने किया, मुझे नहीं मालूम। उन्होंने ईमेल बनाया कि राजू भाई कहता मुझे इंग्लिश नहीं आती, इसने इंग्लिश मुरली बहुत अच्छी सुनाई। अब मैं फंस गया, अब जिधर जाऊं वहाँ इंग्लिश मुरली हाथ में, आप सुनाओ मुरली, आप सुनाओ मुरली। न शायद बाबा मुझे इंग्लिश सिखाना चाहता है, अभी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सीखा फिर थोड़ा बहुत, जहाँ गया इंग्लिश मुरली सुनाई फिर। तो ऐसे करके उस समय दादी ने मुझे 2003 में इधर भेजा था, और फिर 3-4 साल के बाद दादी बहुत बीमार रहने लगी धीरे धीरे, फिर सारी जवाबदारियाँ मेरी बढ़ती गई। फिर 2007 में मेरा प्रोग्राम लंदन का बना, और दादी उसमें काफ़ी ऐसा लगता था पानी भर गया था, शरीर फूल गया था, और बिल्कुल ऐसे लगता था पता नहीं दादी बोलना बंद कर दिया। तो मैं खड़ा हुआ दादी के आगे, जाने के पहले दादी आप मुझे छुट्टी दो, वैसे तो बैज लगाती थी हमेशा, जब जाते थे तो सोने का बैज पहनाना, ये करना। तो अभी मैं जा रहा हूँ, हाथ मिलाया दादी कैसे, हाथ पकड़ करके, मैं दादी जा रहा हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है जब तक वापस ना हूँ तब तक आप बिल्कुल ठीक हो जाना। ऐसे संकल्प करके बहुत पॉजिटिव मैं गया, और 15 दिन लंदन और 15 दिन पूरा अमेरिका का चक्कर लगाया। और अमेरिका का चक्कर लगा कि जब लंदन में दादी जानकी के पास आया, तो हम और जानकी दादी आपस में बात ही कर रहे थे, छुट्टी ले रहे थे वापस आने की। यहाँ से निर्भय भाई बनारसी का फ़ोन आ गया कि दादी की कंडीशन ठीक नहीं है, और हम लोग अभी यहाँ से बॉम्बे अहमदाबाद लेके जा रहे हैं। तो दादी ने कहा राजू भाई तो निकल रहा है, मैं भी आ जाऊँ क्या? तो निर्भय भाई ने कहा दादी इतनी तो कोई बात नहीं, अभी भले आप नहीं आओ, राजू भाई को आने दो। तो मैंने फ़्लाइट पकड़ी और मैं बॉम्बे पहुंचा,
और दूसरी फ्लाइट से जानकी दादी भी पीछे पीछे आ गई। 5 दिन का गैप था वो। दादी जी को बॉम्बे अहमदाबाद ले गए, और जब मेरा फ़्लाइट पहुंचा वहाँ से बॉम्बे से अहमदाबाद, तो दादी की गाड़ी वापस मधुबन की तरफ आ रही थी। डॉक्टर्स ने कहा अभी कुछ भी नहीं हो सकता है, पूरा डैमेज हो चुका है, अभी ये शरीर काम का नहीं रहा, कितने दिन निकालेंगे नहीं कह सकते, इसलिए आप हॉस्पिटल में रखो या अपने घर में रखो। वापस भेज दिया। तो यहाँ ही अपने दादी को अटैच में दादी को रखा गया, और हम लोग रोज़ योग लगाते थे, जाके सुबह शाम बैठ जाते थे दादी के बाजू में, योग करते थे। और एक दिन हम लोग बिल्कुल सोचा कि अभी तो दादी ठीक हो रही है, ठीक है, हम पांडव भवन होके आएँ। और हमारी गाड़ी 4-5 भाई हम इधर चढ़ ही रहे थे, इधर चढ़ाई तक गए, वापस आ जाओ, फ़ोन आया, पता नहीं क्या हो गया। वापस आके सीधा दादी के पास गए कमरे में, और दादी उस समय 25 अगस्त को सीधा ही बाबा के पास जाने की तैयारी, हम सब खड़े थे सामने। एक बार ऐसी आंख बंद हुई, मशीन रुक गई, जो लगी थी मशीनें 0-0 हो गया। गुप्ता जी हाथ में हाथ था, गुप्ता जी ने कहा दादी ने शरीर छोड़ दिया। 5 मिनट के बाद फिर मशीन चालू हो गई, तो सब फिर एकदम ऐसे आ गए कि नहीं दादी गई नहीं, आ गई, तो माहौल चेंज हो गया। थोड़ी देर के बाद फिर शांत हो गई। तो फिर बाबा ने इस पर संदेश एक दिया था कि दादी ने कहा बाबा मुझे भी शरीर नहीं छोड़ना, आप क्यों मेरे को अपने पास बुला रहे हो। तो बाबा ने कहा अच्छा जाओ बच्ची, देख के आओ अपना शरीर कैसा है। तो मैं आई तो देखा मेरे काम का भी नहीं रहा, इसलिए मैं वापस चली गई। तो ऐसे दादी जी का संस्कार हुआ, लेकिन उसके बाद यहाँ पर ही प्रकाश स्तंभ बना। फिर तो आप देख ही रहे हो दादी जी का पार्ट कैसे चल रहा है, अभी भी आती कभी दादी अपने स्मृति दिवस पर। लेकिन दादी जी ने जो अपनी कर्मातीत स्थिति बनाई, 1-2 उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, शार्ट में बताऊँगा, टाइम हो गया है। बातें तो मेरे पास बहुत सारी हैं, बहुत अनुभव हैं। एक दिन हम 3 भाई दादी जी के पास गए, ऐसे अचानक कमरे में लेटी थी, और दादी बैठ गई, पहले बैठी थी, बैठ करके खड़ी हो गई, और बिल्कुल एकदम शरीरी स्टेज में थी, और ऐसे प्यार से बोलती, दृष्टि देते देते अरे मेरे लड़के आए, ऐसे करके, ऐसे दादी ने हाथ फैलाया, और हम 3 थे, तीनों को ऐसे भाके में ले लिया, और बड़ी देर तक उसी प्यार में, उसी स्नेह में ऐसे ऐसे झूमती रही। वो दृश्य क्या होगा आप समझ सकते हो। और हम सब भूल गए कि हम हैं यहाँ शरीर में, अशरीरी बना दिया। वो बिल्कुल संपूर्ण स्टेज थी। और बीमारी की मैं समझता हूँ 1 साल 1.5 साल पहले, जाने के 1.5 साल पहले ऐसा हुआ था। तो हम तीनों समझ गए कि दादी कर्मातीत बन गई। दादी जी को भी ये भान नहीं है कि ये शरीर मेल या फीमेल का है। एकदम बिल्कुल डिटैच, न्यारी प्यारी, और कुछ नहीं बोला, बस दृष्टि दिया और बस आओ मेरे लड़के, ऐसे लड़के कहा, और ऐसे तीनों को अपने गोद में ऐसे ऐसे हाथों में ले लिया। तो ऐसे कई दृश्य हुए हैं दादी जी के साथ। प्रैक्टिकल में बैठना उठना होता रहता था, कई कार्य, कई ऐसी बातें, पत्र व्यवहार होने के कारण सारे सेंटर्स की। दादी जी के लास्ट समय के शब्द सुनाता हूँ। 3-4 साल पहले से 1 लाख का जब प्रोग्राम शुरू कराया तो बहुत इसके लिए विरोध हुआ, बहुत भाई बहनों की बातें उठी। दादी हमारे प्रोग्राम में 1 लाख लोग कैसे आएंगे। दादी को संकल्प आता है 1 लाख की सभा होनी चाहिए। पहले सरला दीदी को बुलाया, अहमदाबाद वाली को, सरला अहमदाबाद में करेगी, तीनों दादियाँ आएंगी तेरे पास। हाँ दादी। और सचमुच जब पहले प्रोग्राम की एडवर्टाइज हुई 1 लाख के नाम से, उसमें 2.5 लाख से ऊपर लोग आए। इतनी भीड़, इतनी भीड़। दादी कहती देखो तुम लोग मेरी बात को मानते नहीं हो, क्यों नहीं आएंगे। बाबा का संदेश देना है, इतने सारे लोगों को संदेश देना है, हर स्थान पर होना चाहिए। कोई भी ऐसी सिटी न हो जहाँ पर 1 लाख का प्रोग्राम न हो। रोज़ फ़ोन करती थी, मेरे को बुला लेती थी, इसको फ़ोन करो, इस दादी को फ़ोन करो, इसको फ़ोन करो, यहाँ 1 लाख का होना चाहिए, यहाँ 1 लाख का होना चाहिए। एक बार बिहार के लिए बोलती है, ये कुंज दादी है ना, कंजूस है, ऐसे बोलती है। मैं क्यों दादी, अरे उसके पास इतना बैंक में पड़ा है, दादी को पता है,
उसको तुम फ़ोन कर। मैं कहूँगी तो कहेगी, मानेगी नहीं, तुम कहो। बोले दादी मैं कैसे कहूँ? बोले लगा तो मैं बात करूँगी बात। मैं फ़ोन लगाया, दादी का विचार है पटना में 1 लाख का प्रोग्राम होना चाहिए। अरे दादी को तो बड़ा संकल्प आता है, ऐसा कैसे होगा, कहाँ करेंगे, कौन करेगा? दादी ने फ़ोन ले लिया अपने हाथ में, कहती क्या बोल रही है? दादी को संकल्प आता है पटना में प्रोग्राम होना चाहिए, अभी मैं भेजती हूँ। उधर रोजी बहन को बोल दिया मद्रास में, और उधर महेंद्र भाई को बोल दिया भोपाल में, जाओ अच्छी तरह से धूमधाम से बिहार का पटना का प्रोग्राम होना चाहिए, दादी की कर्म भूमि है वो। ऐसे करके पटना में प्रोग्राम करा दिया। फिर तो हर स्टेट में हुए, और एक बार यहाँ के लिए संकल्प किया, ये ओम शांति भवन में तुम लोग गांव की सेवा नहीं करते हो, जाओ गांव वालों को बोलो दादी 50,000 को ब्रह्मा भोजन कराएगी। 50 डायमंड हॉल में 50,000 दादी कैसे आएंगे यहाँ से, गांव से आदिवासी? बस ऐसे स्ट्रिक हो जाते थे। दादी कह रही है ना, दादी की बात सुनो, तुम जाओ सभी गांव में, और दादी सबको प्यार से ब्रह्मा भोजन खिलाएगी। और सचमुच मैं समझता हूँ 45,000 लोग आए इस डायमंड हॉल में, पूरे आबू के चारों तरफ के भील गांव वाले सबको दादी ने बुलाया, और खुद यहाँ क्लास कराया के भाषण किया, और सबको सौगात दिलाई, और सबको ब्रह्मा भोजन कराया। तो दादी जी की जो दिल थी उतनी विशाल थी, और उनका एक ही लक्ष्य था कि सबको बाबा का संदेश किसी न किसी रीति से मिलना चाहिए। बहुत सेवाएं की, और सेवा करके अभी बाबा की राइट हैंड है। नई दुनिया की स्थापना में भी बहुत अच्छी सेवाएं करके उन सबको कुछ समय के बाद तो ज़रूर ये सब प्रत्यक्ष होंगे ही, क्योंकि जो भी एडवांस पार्टी में आत्माएं गई हैं वो बहुत गुप्त रीति से बाबा की सेवा की मददगार हैं। तो समय हो गया, इसलिए ओम शांति।